नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि बांग्लादेश में जो हुआ, वो सब लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ इंटरनल इशू नहीं है, वो अमेरिका की मतलब बहुत बड़ा रोल है, अमेरिका का हाथ है उसमें। और उसका जो सीधा साधा फैक्ट है वो है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है और इकोनॉमिस्ट हैं, वो वहाँ के इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हमने भारत में भी देख रखा है कि कई इस प्रकार के मैगसेसे अवार्ड, बुकर अवार्ड विनर और नोबेल इकोनॉमिक्स के अवार्ड जीते हुए लोग भारत के खिलाफ ही काम करते हैं। उदाहरणों की कोई कमी नहीं। अमर्त्य सेन हो गए नोबेल इकोनॉमिक्स के जीत अवार्ड जीते हुए, और बताया जाता है कि रॉकफेलर जो ग्रुप है का बहुत मतलब पूरी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप है, उसके दामाद हैं। और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ बना रहे थे तो 2-2.5 हजार करोड़ खर्चा करने के बाद भी सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई थी, जिसमें मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी बेटी भी, वो कभी गई नहीं थी, बट वहाँ प्रोफेसर लेक्चर थी, वो लाखों रुपए सैलरी उठा लेती थी, जो कि स्वयं जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी की भी मेंबर पाई गई। खैर, इन सब के आपको सबूत इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर वीडियोस बनाए हैं। दूसरा कि बुकर प्राइज विनर आ जाती हैं अरुंधति रॉय, तो 90s में, लेट 90s में वो बुकर प्राइज विनर हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो भारत की व्यवस्था पर किताबें लिखने लगती हैं कि बांध कितने खराब हैं, बांध नहीं बनने चाहिए, बांधों से कितना दिक्कत हुई है। ठीक है, जो लोगों ने बांध बनवाए थे, फिर कितना विस्थापन हुआ, और यह सारा कार्यक्रम वो कर रही थी गुजरात में, जो नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था, जो आज की डेट में कच्छ और अहमदाबाद जैसे जगहों पर पानी पहुंचाता है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। उसको रोकने के लिए भी उनका ये प्रयास जारी था। फिर वो नक्सलियों को गांधी विद गन्स बताने लगती हैं। फिर यासीन मलिक के साथ उनकी एक बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है जो कश्मीर फाइल्स में भी इस्तेमाल की गई है। यासीन मलिक को दिल्ली में स्थापित करने जबरदस्त काम कर रही थी। वो यह भी कह रही थी कि कश्मीर को जो है दे देना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए भारत से। फिर मैगसेसे प्राइज विनर आ जाते हैं कुछ लोग, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, मेधा पाटेकर, ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मोहम्मद यूनुस को अमेरिका स्थापित करता है बांग्लादेश में, ठीक है, पर यही अमेरिका पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सदैव सशक्त करता रहता है, पैसे देता रहता है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हैं तब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पास अपना तो कोई बैकिंग होता नहीं, पर वो हमेशा अमेरिका की बैकिंग की मदद से वह यह भारत पर हमला करने की योजना बनाता रहता है, और ऑफ कोर्स करता भी रहता है। फिर जब कांग्रेसी सरकारें आती हैं तो 26/11 जैसा मुंबई हमला हो जाता है, देश में बम फटते रहते हैं और सरकारें कुछ नहीं करती। तो पॉइंट इज कि अमेरिका ने बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाकर और भारत के अंदर कई लोगों को स्थापित कराकर भारत को एक ऐसी सिचुएशन में क्यों रखने का प्रयास करता है कि यहाँ पर डिस्टरबेंस बना रहे, यहाँ पर कभी कोई प्रगति ना हो पाए। अब बम फटेंगे हर साल, किसी न किसी शहर में एक अव्यवस्था का माहौल बना रहेगा, असुरक्षा का माहौल बना रहेगा, तो कोई यहाँ पर जो बुद्धिमान इंसान होगा या जिसको भगवान ने थोड़ी सोच समझ दी होगी, कुछ करना चाहता होगा भारत के लिए, देश के लिए, कहीं अपने जीवन के लिए ही, तो वो यहाँ तो रहना ही नहीं चाहता। एक 2014 तक एक लाइन थी जो हम बहुत ज्यादा सुनते थे, वो था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। रंग दे बसंती फिल्म में इसको हमने बड़े जोर शोर से सुना। आज ये लाइन हम भूल गए, 2014 से 2024 के बीच में अब यह लाइन सुनने को मिलती है, या अब यह वाक्य या विचार सुनने को मिलते हैं कि इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। मोदी जी ने बताया अभी कि सन 2014 में 6 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए थे,
और सन 2024 में मात्र 10 साल में अब 94 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका क्यों भारत में अव्यवस्था चाहता है, या कितना ग्रो करने देना चाहता है जिससे कंट्रोल में रहे? अमेरिका वही चाहता है जो अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्स्टवाइल ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक्सटेंशन ही है, कुछ नए कलेवर के साथ, कुछ नए इवॉल्वमेंट के साथ। अमेरिका भारत में ओनरशिप चाहता है। वो चाहता है कि आपकी ओनरशिप आपके बिजनेसेस पर ना हो। उदाहरण के रूप में देखते हैं, भारत एक आईटी सुपर पावर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बहुत सारे काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सत्यम, महिंद्रा टेक, टेक महिंद्रा, और भी बहुत सारी कंपनीज, बेंगलोर के स्टार्टअप्स, हैदराबाद के। पर भारत से कोई प्रोडक्ट तो पैदा होता नहीं है। प्रोडक्ट एज इन लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, या इस प्रकार की उबर, या इस तरीके की सर्विसेज जो टेक बेस्ड सर्विसेज हों, पर आम रोजमर्रा के बहुत सारे अ, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप इंडियन स्टार्टअप्स के पास नहीं है। हमको ये बताया जाता है कि इंडियन स्टार्टअप का जो मोस्ट सक्सेसफुल, उसका जो पीक है, वो ये है कि वो कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर दे, या उसके स्टेक्स खरीद ले, या कंपनी खरीद ले। एक सबसे पहला हमें बताया जाता, समीर भाटिया जी बहुत बड़े रहे जिन्होंने हॉटमेल बनाया था, उनको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। ये उनकी सक्सेस स्टोरी है। असली सक्सेस स्टोरी तो तब होगी ना जब इंडियंस अमेरिकन कंपनीज को खरीद लेंगे। मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, ये सब चीजें हैं। आपको वाकई में लगता है कि ये जिस मॉल्स में जितना किराया देकर, जितनी टीम रख के, ये जितना खर्चा करके ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बर्गर बेच के उतना मुनाफा कमा लेते हैं? 25, 30, 50 रुपए, 49 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 300, वॉट एवर। लाखों रुपए जिस मॉल में वो किराया पे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की मशीन इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, लाखों रुपए की सैलरी महीने दे रहे हैं अपनी टीम को, वो कुछ 100 रुपए, 1000 रुपए का बर्गर बेच के, या पिज्जा फ्राई, या ये सब बेच के, क्या वो प्रॉफिट कमा रहे हैं? हो सकता है आपको लगता हो, कोई बात नहीं। Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इन ये 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक के सिर्फ भारत के लिए सीरीज बनाते हैं, टीवी सीरीज बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, या कि फिल्में खरीदते हैं। इतना पैसा वो हर साल खर्चा करते हैं सिर्फ भारत के कंटेंट के लिए। मैं बाहर के कंटेंट की बात नहीं कर रहा। आपको लगता है कि इतना सब्सक्रिप्शन है इनके पास? सब अपना पैसा जला रहे हैं भारत में। क्यों जला रहे हैं? मैकडोनल्ड्स वगैरह, या जुबिलेंट फूड्स, या इस तरीके के, पिज्जा हट, इन तरीके के माध्यम से वो, और भी अन्य फूड चेन्स, पेप्सिको, कोका कोला, इन सब के माध्यम से वो भारत के जो फूड मार्केट है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कर नहीं पा रहे, क्योंकि भारतीय जो है फ्रेश खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टेल फूड दैट इज ब्रॉट डाउन टू योर टेबल बाय द कॉर्पोरेट्स। नो। प्राइम और नेटफ्लिक्स के माध्यम से वो भारत के सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन की कमर तोड़ना चाहते हैं। वो ये कर चुके हैं। थम्स अप आपका बहुत बड़ा ब्रांड था, वो भारत का था, भारत के लोगों ने बनाया था। थम्स अप को कोका कोला ने जब वापस में इंट्रोडक्शन हुआ 91, 92 में, कोका कोला कंपनी का भारत में वापस क्यों बोल रहा हूँ, 1970s में कोका कोला कंपनी को यहाँ से बंद करा के भगा दिया गया था। तो बीच में कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, थम्स अप, इन सब ने अपना एक मार्केट बना लिया था। ये भारतीय ओन्ड प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स थे। कोका कोला ने जब वापस आया तो उन्होंने थम्स अप की कमर तोड़ के थम्स अप ब्रांड खरीद लिया। कुछ दिन पहले आपको हल्दीराम की बात सुनाई दे रही होगी। अमेरिका चाहता क्या है?
अमेरिका चाहता है ओनरशिप। आप कपड़ा खरीदिए, फाइन। आप जो भी कंजम्पशन करिए, फाइन। उस सारे प्रोडक्ट्स की, सारे ब्रांड्स की ओनरशिप अमेरिकन कंपनीज के हाथ में होनी चाहिए। आप मोबाइल यूज करते हैं, वो कंपनी भारत की नहीं होनी चाहिए। उसमें लगा हुआ सामान, जो सबसे मेजर सामान है, क्वेलकॉम या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, वो अमेरिका की ओनरशिप होनी चाहिए। आप आईफोन यूज करिए, कोई बात नहीं, एप्पल की ओनरशिप अमेरिका की होनी चाहिए। लैपटॉप यूज करिए, कोई बात नहीं, करिए, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बाकी डेल वेल की हार्डवेयर होना चाहिए। अमेरिका यह चाहता है कि आप उसके लिए आईटी के कुली बने रहें। आप कभी अपने लिए कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी ना बनाएं। आप मैन्युफैक्चरिंग मत करिए। आप अपने लिए हथियार ना बनाएं। वो अमेरिका आपको देगा ना भाई, आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु है पूरे दुनिया का। जितना दुनिया को उसने दिया नहीं है, उससे ज्यादा कहीं छीना है, लिया है। एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत रिसेंट, 2020 में कोरोना आया था। आम चर्चा है कि यह चाइना से निकला और विश्व भर में फैला, पर यह भी चर्चा है, और ये आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, कि यह अमेरिका के कोलैबोरेशन से हुआ था। ये बायो वेपनरी विश्व पर छोड़ने की या विश्व के लिए रखी गई थी। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। भारत पर जब यह कोरोना जैसा विश्व युद्ध, भाई ये युद्ध से कम नहीं था, यह इसने आपके गांव में, गांव तक में एंट्री करके इस वायरस ने आपके लोगों की जानें ली हैं। सीमाओं को पार करके पूरे भारत के स्वास्थ्य तंत्र को चरमरा कर रख दिया। तो ये युद्ध ही तो था, और ये मैन मेड था, इसमें कोई शंका नहीं है। ये चमगादड़ों से उठ के नहीं है चलाया था, ये मैन मेड था। तो पॉइंट इज कि क्यों हुआ ये? ताकि भारत की कमर तोड़ी जा सके, पूरे विश्व की कमर तोड़ी जा सके, स्टैंड स्टिल हो जाए। फायदा क्या है? अब उससे उबरा कैसे गया है? फायदा ये था कि जो यहाँ पे केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और इस प्रकार के तमाम लोग, चेतन भगत और इन्फ्लुएंसर्स बैठ के मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन का प्रमोशन कर रहे थे कि अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाई को अच्छी बनाई होगी, वही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। सिर्फ तमाम उनके वीडियोस, उनके ट्वीट्स और ये सारी चीजें जो हैं, उन लोगों ने खुलेआम आके अमेरिका की इन कंपनीज की सामने प्रमोशन किया कि इनकी वैक्सीन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। 100 करोड़ लोग अगर अमेरिका की वैक्सीन लगाते, घर बार बिक जाते लोगों के, और ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। भारत ने फ्री में अपनी वैक्सीन उन्होंने फ्री में लगवाई सबको और डेवलप की। ये एक अभूतपूर्व कार्य था। खैर, अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है कि दुनिया में लोग मरते हैं या नहीं मरते हैं। भारत में, हिंदू धर्म में, सनातन में बहुत बड़े बड़े हथियार हमारे भगवान लोग के पास रहे, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, अनटिल बहुत जरूरत पड़ी। ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा हथियार कहा जाता है, उसका इस्तेमाल सिर्फ अश्वत्थामा ने किया, उसको श्राप लगा। धर्म की रक्षा हेतु ही हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमारी सारी कहानियों में। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र सिर्फ एक बार उठाया, शिशुपाल वध के लिए, महाभारत में भी नहीं उठाया। पर अमेरिका ने अपना टेरर फैलाने के लिए न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट किया। अमेरिका पे जापान ने हमला किया था, अमेरिका पर नहीं किया था, अमेरिका का एक छोटा सा द्वीप था, हवाई द्वीप, वहां पर किया था जापान ने हमला। हवाई द्वीप अगर आप ग्लोब पे देखेंगे, अमेरिका ज्योग्राफिकली बहुत सिक्योर कंट्री है, ज्योग्राफिकली सुपर, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर कंट्री है। लेकिन उसका मेक्सिको से बॉर्डर मिलता है, कनाडा से बॉर्डर मिलता है। ना मेक्सिको की हिम्मत है, ना कनाडा की। कनाडा तो उसका खैर छोटा भाई ही है। तो अमेरिका पूरी दुनिया में क्यों युद्ध में लगा हुआ है?
वियतनाम में जाके लड़ लेता है, इराक में, ईरान में जाके लड़ लेता है, बम गिरा देता है, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर देता है, अफगानिस्तान में बम गिरा देता है। कहीं अच्छा, बम गिराने से पहले वहां की सत्ताओं को उखाड़ के फेंक देता है। बांग्लादेश में यही किया ना, बांग्लादेश से कहानी शुरू होती है। शेख हसीना जी ने साफ साफ कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को चाहिए था, हमारे पास वो लोग आए थे, हमने मना कर दिया, हमारी सत्ता उखाड़ के फेंक दी। कैसे किया? उसके पास डॉलर की ताकत है, डॉलर की ताकत पे हम अलग से चर्चा करेंगे। बेसिकली अमेरिका चाहे जितना मर्जी डॉलर छाप ले, उसका इन्फ्लेशन का असर उस पर स्वयं नहीं आता, क्योंकि दुनिया डॉलर में ट्रेडिंग करती है, और इस चीज को अमेरिका ने ही इंश्योर किया है कि दुनिया में कोई देश किसी देश से कुछ भी खरीदेगा बेचेगा, ट्रेडिंग होगी डॉलर, और दुनिया का सारा पैसा डॉलर में ही पार्क होगा। सेविंग्स, भारत कहता है ना कि आज हमारे पास $700 बिलियन का है, चाइना कहता है आज हमारे पास $3 ट्रिलियन का रिजर्व है। मतलब क्या है? ये वो पैसा है जिससे वो दुनिया में जाके कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, और उनको अपना सामान भी दुनिया में किसी को भी बेचना है तो वो, अमेरिका ने ये तय किया है कि मिडिल ईस्ट से उन्होंने 1971 में एग्रीमेंट कर लिया था, ब्रेंटफोर्ड एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, कि जो भी दुनिया में एनर्जी, पेट्रोल, ऑयल, तेल बिकेगा, जो भी मिडिल ईस्ट बेचेगा, वो किसी को भी बेचेगा तो वो डॉलर में ही बेचेगा, क्योंकि उसकी अपनी ताकत है ना, नेवी है। आप सामान तो अपने यहाँ पैदा कर सकते हैं, पर सुरक्षित दुनिया में कहीं और पहुंच जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी क्या, वो एक उसकी प्रोटेक्शन अमेरिका करता है अपनी नेवी के माध्यम से। माय पॉइंट इज, वो वॉर, वो बम, न्यूक्लियर बम अमेरिका ने फोड़ा था जापान पर, हिरोशिमा, और एक नहीं दो फोड़े थे, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे, दुनिया को बताने के लिए कि अब हम ही हैं, हम सबसे बड़े गुंडे हैं। मैसेज दिया था। पुराने जमाने में, मुगल इस्लाम में या मुगल काल में और कहीं पर जब मैसेज देना होता था, तो लोग लोगों की हत्या करके उनको, उनके सर काट के टांग देते थे, या इस प्रकार से मैसेज देते थे। कांग्रेस का संस्थापक जो था एओ ह्यूम, वो इटावा में सैकड़ों लोगों को मारकर उनकी लाशें उसने पूरे रास्ते में पेड़ों पर टंगवाई थी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिसके आज अध्यक्ष हैं, खैर वैसे 1970s में टूटा है, पर ये अपना इतिहास उसी से जोड़ते हैं, तो खैर एओ ह्यूम की भी कुकर्म इन्हीं पे आते हैं। तो अंग्रेज जो है भाई, हाथी के पांव से सर को चलवाने का मुगलों का क्या जुनून था? मैसेज देना, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, मौत तो होगी लेकिन मौत बहुत भीषण होगी। क्या काला पानी में लोगों को भेज देना अंग्रेजों द्वारा, क्या मतलब था? कि जिंदगी रहेगी लेकिन बहुत विकट जिंदगी रहेगी। जो श्री सावरकर जी ने इतने साल वहां गुजारे, कैसे गुजारे वो उनकी आत्मा ही जानती होगी। एक दिन किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता है वो जीवन जो सावरकर जी ने सालों सालों दशकों तक जिया। खैर, वो मैसेज देना था, सत्ता होना, समर्थ होना, पावर होना, हथियार होना, मार डालने की पावर होना एक अलग बात है, पर मार डालना एक अलग बात है। आप किस लिए हथियार रखते हैं? हमारे भगवान जी लोग किस लिए हथियार रखते हैं? सात आठ आठ हाथ हैं, चार चार हाथ हैं, सब में हथियार हैं, अस्त्र हैं, पर किसी भगवान ने किसी निरपराध, सिर्फ धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाया है, इसलिए वो भगवान है। और जिन लोगों ने, मतलब आम लोगों पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए हथियार उठाया, वह राक्षस रहे, वो दानव रहे। अमेरिका दानव ही है। एक पाकिस्तान पैदा कर दिया बगल में, एक बांग्लादेश पैदा कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत की ज्योग्राफी आप देखेंगे ना, मैप पे एक बार देखिएगा, तो भारत का जो भी व्यापारिक रूट था, यूरोप से या सेंट्रल यूरोप से, या जो भी जो पहले आप 2000 साल तक, आप 2000 साल पहले तक ग्रीस से, रोम से आप ट्रेडिंग करते थे, वह रूट काट दिया पाकिस्तान बना के। और थोड़ा वो जो नीचे आप साउथ ईस्ट एशिया से करते थे, आज आपको सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया में दिखता है, अंकोर वाट। बाली में, इंडोनेशिया में आपके हिंदू धर्म कितने प्रतीक हैं, वहां आपका व्यापार चलता था। वो किस रूट से आता था? यही बांग्लादेश, और जो आज का बांग्लादेश, और नीचे से जो आप म्यांमार के थ्रू नीचे जाते हैं दक्षिण पूर्व में, उसको भी काट दिया।
तो भारत को सीमित रखने के लिए, भारत प्रोडक्टिव है, भारत सनातनी है, हिंदू है, इसलिए सुपर प्रोडक्टिव है। आप देखिए 1991 तक नेहरू गांधी परिवार ने भारत के गर्दन को पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था, लाइसेंस कोटा राज के माध्यम से व्यापार को नहीं उठने दे रहे थे। इतना व्यापार की छूट तो अंग्रेजों के जमाने में मिल जाती थी जितनी नेहरू ने नहीं दी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने। आप दिवालिया हुए थे 1991 में। पर जैसे ही जरा सी इकोनॉमी खुली, भारत ने छलांगे मारी। 91 में लाइसेंस राज कोटा राज हटता है, लिबरलाइजेशन होता है, और 95-96 में NIIT जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुल जाते हैं। ये किसके पैसे से खुल रहे थे? और वहां से फिर क्या हुआ? जिन्होंने BA किया था, लोग इवॉल्व थे ना, स्मार्ट पीपल, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, बट अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल आवर स्मार्टनेस टू अ लेवल कि हमारा मेहनत का जो बेनिफिट है वो सिर्फ उसको मिले, उसकी ओनरशिप उसको मिले। अमेरिका बना ही है स्लेव ट्रेड्स, स्लेव्स को उनकी अफ्रीकन स्लेव्स लेके गया, जितने प्रोडक्शन किया कॉटन और ये उस तरीके से, जो भी अमेरिका यूरोपियंस पहुंचे अमेरिका में, उन्होंने वहां के इंडिजिनस लोग को मार दिया, उनकी जमीन कब्जा ली, वहां पे जो खेती कराई, जो भी प्रोडक्शन कराया, स्लेव्स के माध्यम से कराया, तो अपनी कॉस्ट एकदम जीरो रखी। प्रॉफिट गलत शब्द नहीं है, उसका जो तरीका अमेरिका ने अपनाया वो बहुत गलत था। वही वो भारत के साथ चाहता है, वो भारत को उठने नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो केजरीवाल, NGO, ये वो दुनिया के लोगों को गांधी और केजरीवाल एक ही तो थे। गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे, केजरीवाल राहुल गांधी अमेरिका के एजेंट है। बीच में सोनिया गांधी जब सत्ता में आ गए, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के क्यों, हम चाइना के एजेंट हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका ने उसी समय में केजरीवाल को पैदा किया कि तुम चाइना जा रहे हो, हम केजरीवाल पैदा कर देंगे। केजरीवाल को मीडिया की पूरी सपोर्ट, जुडिशरी की पूरी सपोर्ट कहां से मिलती है? फ्री में मिलती है क्या? इतना पैसा सिर्फ एक ही के पास है ना। अब कि ये कौन लोग हैं? पी चिदम्बरम हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं। एक तो हार्वर्ड वालों ने देश के, भारत का ऐसा बत्ती लगाया, मैं क्या बताऊं। जितने ये बाहर से पढ़ लिख के आते हैं, वो सबसे ज्यादा भारत की बत्ती लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको लगता है उनको हक मिल गया है यहाँ पे भारत को लूटने का। उनसे ज्यादा सेंसिटिविटी, भारत के प्रति समर्पण, सेंस, इंटेलिजेंस गरीब किसान, भारत के आम आदमी में होती है, आम इंसानों में होती है, महिलाओं में होती है। देश नहीं बेचते वो हार्वर्ड से पढ़ने लिखने वालों के तरीके से। पी चिदम्बरम, अभी मोदी जी ने कल के भाषण में बताया कि भाई, पी चिदम्बरम ने संसद में बोला, पी चिदम्बरम ने कि डिजिटाइजेशन कैसे हो जाएगा, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया की 100 बातें नहीं है। आज UPI दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। UPI जैसी चीज दुनिया में नहीं, ये अमेरिका नहीं चाहता है। पाकिस्तान के माध्यम से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, तो बांग्लादेश के माध्यम से आपको डिस्टर्ब करने आया है। यूक्रेन वॉर क्यों हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका ने बोला यूक्रेन को कि हम तुमको नाटो में रखेंगे, तुम नाटो में आ जाओ। रशिया ने, अब सोचिए रशिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, दोनों पड़ोसी है ना। अमेरिका कहाँ है? यूक्रेन में उसने जबरदस्ती एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बनवा दिया, जैसे यहाँ पे केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोगों को यहाँ के सत्ता सौंपवा दी है। यूक्रेन में जेलेंस्की वही है, ही वाज अ कॉमेडियन। ही एक बहुत टीवी सीरीज बहुत फेमस हो गई, उसको नेटफ्लिक्स से बहुत फेमस किया गया, और उसके बाद जेलेंस्की चुनाव लड़ा, जीत गया, जनता भी, ओहो भाई साहब एक्टर है तो प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, क्या ही तकलीफ है। रशिया ने कहा भाई तुम मेरे बगल में हो, नाटो का मतलब यह है कि अमेरिका को तुम्हारी जमीन पर एयर बेस या कोई भी मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिल जाएगा, या तुम अनुमति दे दोगे। ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये तुम अमेरिका का मिलिट्री बेस मेरे एकदम बगल में ले आओगे, तो मैं क्यों चाहूंगा। मना किया, कई बार बोला। जेलेंस्की बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो बनाएंगे, हम तो नाटो में जाएंगे, हम तो नाटो में जाएंगे। रशिया ने कहा इससे पहले तुम नाटो में जाओगे, USA मिलिट्री बेस बनाएगा,
मैं ही तुम पे चढ़ाई कर देता हूँ। 2 साल से युद्ध चल रहा है। रशिया चाहता तो कब का यूक्रेन को बर्बाद कर दिया होता, क्योंकि यूक्रेन में रशियंस भी रहते हैं। जनता को मारना नहीं चाहता है, पर जेलेंस्की ने पूरे विपक्ष की, यूक्रेन के भी तो कई लोग होंगे जो कहते होंगे अरे क्यों लड़ रहे हैं हम, किससे लड़ रहे हैं, रशिया से क्यों लड़ रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन नहीं, हमको नाटो अमेरिका के साथ लेना है। अमेरिका कहाँ बैठा है, तुम कहाँ बैठो भाई। नहीं, ऐसे ही जेलेंस्की यहाँ पैदा करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत का बांग्लादेश से युद्ध हो जाए, फिर वो फिर अपना बेड़ा लेके आ जाएगा। इसीलिए हिंदुओं को मरवा रहा है, मोहम्मद यूनिस और वहां के मुसलमानों, जमाते इस्लामी, आईसिस, जितने मुसलमान जिहादी संगठन हैं, सब अमेरिका सीआईए की पैदाइश है। पैसा दे दे के पैदा करता है। ओबामा ने क्या किया, पूरे मिडिल ईस्ट में इतने बम मारे, इतने बम मारे, इतने बम मारे कि सब को उठाकर और पूरे अरेंजमेंट किया कि भाई ये इन सारे जितने लोग भाग रहे हैं यहाँ से, इनको यूरोप पहुंचाओ। महिलाओं बच्चों को नहीं, सिर्फ आदमियों को। यूरोप में इतनी इमिग्रेशन करवा रखी है, इतनी इमिग्रेशन करवा रखी है, आज यूरोप जल रहा है। इटली की जो राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, उनका वीडियो कल आया है। वो कह रही है कि हमें अपने युद्धपोत भेज के ये जो वहां पे मिडिल ईस्ट में जो एनजीओ जिन लोगों को जहाजों में बिठा बिठा कर इटली या यूरोप के तटों पर छोड़ जा रहे हैं, इनको पहले वहीं गिराना पड़ेगा। वो यहाँ पे आदमी लाके छोड़ दे रहे हैं। फ्रांस ओलंपिक के समय में जल रहा है, इटली जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, लंदन जल रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है। कोई आदमी अपना देश ना बचाए, अपना संस्कृति ना बचाए हजारों साल की। भारत वही कार्य तो कर रहा है। हम विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति हैं, हम सनातन हैं। हमारे पास विश्व की सबसे ज्यादा चलायमान शहर संस्कृति वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर यह है। और बाकी तो दक्षिण के भी हमारे सब, तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज, ये सब सभ्यताएं यहाँ पैदा हुई। अमेरिका की तकलीफ, अमेरिका की और एक्चुअली कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब का एक कॉमन फीचर है, या तो हम रहेंगे या कोई और नहीं रहेगा। इस्लाम भी इनका नेक्स्ट इवोल्यूशन ही है, हम नहीं तो कोई और नहीं। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी डायलॉग है, फेमस स्पीच है उसकी। क्रिश्चियनिटी का बेस यही है, या तो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो। बिलीवर हो तो ठीक है हमारे हो, नहीं तो मर जाओ। दिस इज देयर थॉट एंड दे वे आर अनेबल टू किल इंडिया, भारत, टिल डेट। तो शनै 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 छोटे 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 टुकड़ों में काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत में जो मिल जाता है उनको, जिसको खरीदना चाहते हैं, जो बिकना चाहता है वो उनका हो जाता है। भारत भारत की तकलीफ ये है कि जो सेलर्स ऑफ भारत, एसओबीज, जो भारत बेचने वाले हैं, वह वो यहाँ बहुतायत में है, और वह यहाँ पे, यहाँ की मीडिया में है, यहाँ की जुडिशरी में है, यहाँ की नेतागिरी में है। अमेरिका को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीडीपी, सॉरी टीडीपी बोल रहा हूँ, केसीआर वाली केसीआर वाली जो बीआरएस थी, जो लोग जगन रेड्डी, जो लोग आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, खालिस्तान आंदोलन वाले, आम आदमी पार्टी वाले, इनसे कोई तकलीफ नहीं। ये लोग सत्ता में रहेंगे, इनसे दे आर वेरी हैप्पी। और जो भारतीय मूल से जुड़ा हुआ है, जो सत्ता, जो राजनीतिक सत्ता भारतीय मूल का होने के कारण राजनीतिक सत्ता में जाना चाहता है और भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, उससे बहुत तकलीफ है अमेरिका। अमेरिका के डॉलर की ताकत, अमेरिका की ताकत क्या है, अमेरिका भारत से क्या चाहता है, यह सारी बातें हम आगे अन्य विषयों, वीडियोस में भी करते रहेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में, अभी तो आज कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। आप अपनी राय अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल जरूर हमारा सब्सक्राइब करें प्रारंभ, और अन्य विचार भी मैं आगे आपके समक्ष रखता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।